चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में होना है। तो इसलिए निश्चित रूप से बाकी पार्टियों की जगह इस चुनाव में वैसी नहीं है। कुछ चुनाव में बहुत अच्छी भी रही है। आप देख रहे थे 14 के चुनाव में लोकदल विपक्षी दल था, मुख्य विपक्षी दल था, लेकिन इस चुनाव में अभी सिनेरियो नहीं लगता है। इलेक्शन रोज बदलता है, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पहुंच जाए। घोषणा पत्र 14 का गणेशी लाल जी ने तैयार किया था, 19 का मैंने ही तैयार किया था। उस कमेटी का भी चेयरमैन मैं था। 14 वाले के चेयरमैन प्रोफेसर गणेशी लाल जी थे। क्या बीजेपी इस बार भी युवा चेहरों को लाने के लिए, नए चेहरों को लाने के लिए, जो बीजेपी के इस टाइम विधायक हैं उनमें से 30-40% लोगों को चेंज कर सकती है? बदलाव भी एक प्रोसेस है। नई पीढ़ी आती है, नई जनरेशन आती है, पुराने भी लोगों को उसी प्रकार से जिनका प्रभाव है उन सबको टिकट मिलते हैं। उदयभान प्रदेशाध्यक्ष ये बहुत उत्साहित है कि 5 सीटें हम लोकसभा में जीत गए थे, इस बार तो 70 पार हमारा तय। 10 साल के बाद 5 सीटें जीते हैं, उनके उत्साह की से तो दुश्मनी आपको कम से कम नहीं करनी चाहिए। भाजपा सरकार में क्या पूरा मान सम्मान मिला है? कहीं न कहीं कुछ लोग आहत नजर आते हैं। अभी आपने कहा कि इतनी बड़ी कमेटी का काम मुझे दिया गया है। कल से चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, कैंडिडेट फाइनल करेंगे। उसमें अनिल विज जी भी हैं, रामविलास जी भी हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी हैं। और मान सम्मान किसको कहते हैं? राहुल गांधी जींद से शुरुआत करने जा रहे हैं हरियाणा फतेह की। हाँ, उन्होंने पहले भी जींद से शुरुआत की थी, सुरवाड़े सुरजेवाला जी को लड़ाकर, और बहुत ऐसी हालत में पहुंच गई थी पार्टी जो है, मैं कहूँगा कि वो कांग्रेस के लिए बहुत दयनीय स्थिति थी। तो जींद को उन्होंने चुना है। 4 लालों की राजनीति रही है। 3 लाल जो स्वर्गवासी हैं, उनके परिवार, उनके आगे वंशज अब बीजेपी के झंडे के नीचे। देख रहा हूँ कि सभी लाल एक पोस्टर पर आ गए हैं। ये घटना अनूठी भी है और समसामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी के जाने माने एक विशेष व्यक्तित्व ओम प्रकाश धनखड़ जी आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। चुनावी समर है, चुनावों की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। राज्यसभा के चुनावों को लेकर नामांकन पत्र बीजेपी के उम्मीदवार के द्वारा भरा जा चुका है। धनखड़ साहब से कई विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि राजनीति की बारीकियां ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बीजेपी के बारे में इनसे पूछेंगे, कांग्रेस के पूछेंगे, और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से हरियाणा में लगातार सक्रियता बढ़ाती जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। धनखड़ साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। पंजाब केसरी का धन्यवाद। दारणी जी, आपका धन्यवाद। धनखड़ साहब, राजनीति की बिसात बिछ चुकी है, चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो चुकी है। अब सब मैदान में है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो, बीएसपी गठबंधन हो, आपका एक पुराना मित्र दल जेजेपी हो, वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन के प्रयास में है। इस समर में आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी गई है कि आपने मैनिफेस्टो तैयार करने में अहम भूमिका अदा करनी है। चुनावी घोषणा पत्र 10 साल पहले भी बीजेपी जैसे संकल्प पत्र कहती है वो लेकर आई, 5 साल पहले भी लेकर आई। अब इसमें नवीनीकरण ऐसा क्या जादूगिरी रहेगी जिसमें लोगों को ये समझाने में बीजेपी कामयाब रहे कि हम और बढ़िया करेंगे आगे? देखिए, नई जनरेशन, नई पीढ़ी और नई पीढ़ी के सुधार, इन दोनों का इसमें समावेश रहेगा। जो आने वाली हरियाणा की पीढ़ियां हैं उनके लिए 5 साल काम करना है, जो वर्तमान यंग जनरेशन है उसके लिए काम करना है, और सुधार भी नई जनरेशन के लेवल के हों। जैसे आपके ही क्षेत्र में मैं देखता हूं कि कितने बड़े बड़े कैमरे होते थे, कितने सिस्टम के साथ आते थे, लाइव करने के लिए कितना बड़ा बैग होता था। आज आपका वो सिकुड़ के छोटा हो गया है, कई जगह तो कैमरा केवल फोन में आ गया है। तो ये जो न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी में है, न्यू जनरेशन सुधारों में है, उस पर भी वर्तमान समय के हर समाज के सामने कोई ना कोई चैलेंजेस रहते हैं। वर्तमान समाज के चैलेंजेस का उत्तर और आगे के जो सपने हैं सोसाइटी के अलग अलग वर्ग के, युवाओं के सपने हैं, गरीबों के गरीबी से निकलने के सपने हैं, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सपने हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के सपने हैं, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, मिडिल क्लास के सपने हैं। वो सपने अपने साकार कैसे हों, सरकार उसका कैसे माध्यम बने, इस नाते से ऐसी सारी चीजें संकल्प पत्र में हम लेकर आएंगे कि, और उसमें समाज का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे छोटा उद्योगपति है, चाहे सर्विस सेक्टर में काम करता है, सर्विस सेक्टर भी अब बहुत बड़ा हो गया, आईटी सेक्टर में काम करता है, मीडिया में काम करता है,
वकालत क्षेत्र में काम करता है, डॉक्टरों में काम करता है, शिक्षा में काम करता है। ऐसे हर क्षेत्र को हमने कवर करने की कोशिश की। हम सीधे सीधे उनसे बात करेंगे। फिर हर क्षेत्र की अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए। तो हर क्षेत्र की कुछ अपनी अपेक्षाएं होती है। वो क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास हो, वो क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला विकास हो, तो इन सब बातों का ध्यान रख के घोषणा पत्र तैयार होगा। आपने हाईटेक संसाधनों का भी इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप नंबर भी एक जारी किया, दूसरी तरफ एक बॉक्स भी जारी किया, वो बॉक्स भी जगह जगह जाएगा। मतलब दोनों संसाधन जो आज की डेट में लोगों को मिलने चाहिए वो दोनों के दोनों देने की कोशिश है। देखिए, हर समय एक अपनी तरह का संक्रमण काल होता है और इसलिए दोनों चीजें हर समय संक्रमण काल में हर समय चलेंगी। आपको कागज भी लेना पड़ेगा, आपको बात भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। बात रिकॉर्ड करना तो सबसे पुराना तरीका है, कागज उसके बाद का तरीका है। उसके बाद का तरीका अब आईटी आ गई है। उसके बाद का तरीका जो है इस प्रकार की क्यूआर कोड से आप एसएस पा रहे हो, वो नए तरीकों में से है। मिस कॉल से आपको एसएस मिल रही है, आपको वेबसाइट पर जाके टाइप करके दे देना है। तो एक साथ समाज कई लेवल पर हमेशा ही जीता है। कभी भी समाज किसी एक लेवल पर नहीं होता। बिल्कुल हाईटेक लोग भी समाज में होते हैं और बिल्कुल साधारण लोग भी समाज में होते हैं। तो दोनों का तालमेल बैठते हुए जो केवल कह के रिकॉर्ड करना चाहता है वो हमारे फोन पर रिकॉर्ड कर सकता है, जो लिंक पर लिख कर टाइप कर सकता है वो लिंक पर टाइप कर सकता है, जो कागज पर लिखकर सुझाव डालना चाहता है वो भी डाल सकता है। तो समाज के हर वर्ग को हमने एसेस दिया है। जितना मैं समझता हूँ हमारा यूथ है जो आईटी की दृष्टि से लिटरेट है वो अपने फोन पर से ही सुझाव दे देगा, और जो अपने साधारण लोग हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो अपने कागज पर लेटर हेड पर लिख कर लाएंगे और डाल के जाएंगे। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से दो चुनावी संकल्प घोषणा पत्र जिन्हें कहा जाए बीजेपी पहले ला चुकी है, उनमें कई चीजें ऐसी होंगी जो पूरी होगी, कई चीजें ऐसी हैं जो अभी भी अधूरी होंगी। लोग उन पर भी सवाल उठाएंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो उन चीजों का क्या जवाब रहेगा? देखिए, घोषणा पत्र 14 का गणेशी लाल जी ने तैयार किया था, 19 का मैंने ही तैयार किया था। उस कमेटी का भी चेयरमैन मैं था। 14 वाले के चेयरमैन प्रोफेसर गणेशी लाल जी थे। और अब इतनी तेजी से काम होते हैं धारणी जी कि कई बार हम घोषणा पत्रों से भी आगे निकल जाते हैं। सभी फसलों की खरीद ये पिछले घोषणा पत्र का हिस्सा तो नहीं था। अभी पढ़ी लिखी पंचायत ये मेरी घोषणा पत्र का तो हिस्सा नहीं था, उस समय मैंने बनाई। ग्राम गौरव पट घोषणा पत्र का तो हिस्सा नहीं था, उस समय हमने जो है स्टार पंचायत घोषणा पत्र का तो हिस्सा नहीं था। चिंतन लगातार चलता है। जो इस समय सोचा जाएगा वो घोषणा पत्र में होगा। इसके बाद भी जो सोचा जाएगा उससे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चिंतन हमेशा खुला रहता है, सुझाव हमेशा आते हैं, सुझाव के साथ हमेशा बढ़ना पड़ता है। ये तो एक रोड मैप होता है, जो इस समय सोचा जाएगा वो एक रोड मैप है हमारे सामने। उसको पूर्ति करते हुए और भी आगे जा सकते हैं, और आगे। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, नेति नेति चरवैती, और आगे रोजाना बढ़ता है। तो सरकारें इस प्रकार से बहुत आगे बढ़ती हैं, केवल घोषणा पत्र तक सीमित नहीं रहती। और घोषणा पत्र तो भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम रूप से अपने उनको पूर्ण किया है। धनखड़ साहब, अब तो बिल्कुल चुनावों का कहा जाए जो तिथि सुनिश्चित है नजदीक आती जा रही है। अब तो कैंडिडेट्स की सूची भी आएगी। बीजेपी ने 2019 में भी कई चेहरे बदले थे, कई विधायकों को टिकट नहीं मिली थी। क्या बीजेपी इस बार भी युवा चेहरों को लाने के लिए, नए चेहरों को लाने के लिए जो बीजेपी के इस टाइम विधायक हैं उनमें से 30-40% लोगों को चेंज कर सकती है? देखिए ना, परसेंटेज आप कुछ तय नहीं कर सकते, मैं भी नहीं तय कर सकता। ये एक प्रोसेस है, बदलाव भी एक प्रोसेस है। नई पीढ़ी आती है, नई जनरेशन आती है, पुराने भी लोगों को उसी प्रकार से जिनका प्रभाव है उन सबको टिकट मिलते हैं। ये सब देखने का काम आजकल बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई है। सर्वे होते हैं, उनसे पता चलता है, लोगों से लोकप्रियता जानी जाती है। उसके साथ साथ फिर कई लेवल की कमेटियाँ, हम वो डब्बे लेकर गए हैं, ताला लगा के जो है उसमें लेके आए हैं कार्यकर्ताओं से फीडबैक। 2 दिन अब प्रदेश की चुनाव समिति बैठने वाली है, वो फीडबैक लेने वाली है। फिर जो केंद्र की चुनाव समिति है उसके बाद अपना एक मैकेनिज्म है, अपना एक सिस्टम है। सरकारों में है तो कई प्रकार की और संस्थाएं भी जानकारी देती हैं। उन सब के आधार पर जब लगता है कि ये अवेलेबल बेस्ट कैंडिडेट ये है, उस प्रकार के कैंडिडेट देने के प्रयास होते हैं। कांग्रेस कह रही है कि 90 विधानसभा के लिए 2500 से ऊपर आवेदन उन लोगों के पास पहुंचे हैं, यानी वहां पर लाइन लगी पड़ी है लंबी। कैंडिडेट्स 90 विधानसभा के लिए चयन प्रक्रिया में उन्हें काफी इस मामले में दिक्कत आ रही है।
देखिए, उससे बड़ी लाइन भारतीय जनता पार्टी में सारा दिन बायोडाटा इकट्ठे करते हुए हमने कोई फीस लेके लिस्ट नहीं बनाई, लेकिन आप देख रहे हो कि लगातार बायोडाटा मिल रहा है। सारे जो चुनाव समिति में लोग हैं सबके पास लोग दौड़ रहे हैं। तो ये कोई कैंडिडेटों की इच्छा रखने वाली, चुनावी इच्छा रखने वालों की लाइन भी हाँ उससे भी लंबी है। और क्योंकि सबको मालूम है कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में होना है, तो इसलिए निश्चित रूप से बाकी पार्टियों की जगह इस चुनाव में वैसी नहीं है। कुछ चुनाव में बहुत अच्छी भी रही है। आप देख रहे थे 14 के चुनाव में लोकदल विपक्षी दल था, मुख्य विपक्षी दल था, लेकिन इस चुनाव में अभी सीनेरियो नहीं लगता है। इलेक्शन रोज बदलता है, पता नहीं कौन सी चीज कहां पहुंच जाए। तो इसलिए अभी ज्यादातर टिकट चाहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं या कांग्रेस पार्टी के पास भी है, क्योंकि वो एक विपक्षी दल आज की तारीख में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा उदयभान प्रदेशाध्यक्ष, ये बहुत उत्साहित हैं कि 5 सीटें हम लोकसभा में जीत गए थे, इस बार तो 70 पार हमारा तय है। 10 साल के बाद 5 सीटें जीते हैं, उनके उत्साह किसे तो दुश्मनी आपको कम से कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये चुनाव जो है मैं आपको निश्चित रूप से बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो इसलिए जो उत्साह है वो थोड़ा समसामयिक है, क्योंकि आधी आधी बराबरी पर आ गए हैं। कोई टीम लगातार 2 मैचों में हार गई हो, जैसे अपने उसमें टेबल टेनिस में 3 मैच होते हैं, 2 मैच हार गई हो और तीसरे मैच में हाफ टाइम में बराबरी पर आ जाए, तो उस टीम के उत्साह को आप समझ सकते हो ना। ये उसी प्रकार का उत्साह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब शानदार तरीके से अपने मैच खेलती है, तो फिर से तीसरी बार, ये हाफ टाइम के बाद का आप मैच समझ लीजिए, फिर से हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट की राजनीति चलती है। कांग्रेस इस बार उत्साह में लोकसभा से पहले भी बहुत ज्यादा थी। उसका कारण था कि कांग्रेस को एन ब्लॉक उनको लग रहा था कि जाट वोट जाएंगे, लेकिन धर्मवीर जब वहां से बीजेपी के भिवानी और महेंद्रगढ़ से जीत कर आए तो कई समीकरण बदलते भी नजर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेके चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी नाते से चुनाव में जाती है। और जो इस प्रकार की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो आपके सामने हैं, उनको आप जानते और समझते भी हो। आपके अभी 4 साल, 4.5 साल सत्ता में पार्टनर रहे जेजेपी, उनमें बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई है। कुछ विधायक कांग्रेस की तरफ भाग गए, कुछ आज नॉमिनेशन पर किरण चौधरी जी के साथ, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े नजर आए। देखिए, उन्होंने अपना जो उनका अधिष्ठान था, हर दल का एक अधिष्ठान होता है, उनका अधिष्ठान एक बार ढह गया है, उनको नए अधिष्ठान पर खड़ा होना पड़ेगा। और वो खुद दुष्यंत जी ने भी अपना ट्वीट किया है कि हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभवों से जान रहे हैं। तो वो एक नए अधिष्ठान पर उनको खड़ा होना पड़ेगा। जब किसी दल का अधिष्ठान खत्म होता है तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाया करती हैं। हर दल किसी न किसी एक अधिष्ठान पर खड़ा है। लोग आपके साथ क्यों रहें? लोग आपके साथ किसी विचार के आधार पर रहते हैं, संभावनाओं के आधार पर रहते हैं, कोई ना कोई खास बात ऐसी होती है जिसके आधार पर लोग रहते हैं। जब उस प्रकार की स्थितियां नहीं बचती हैं तो राजनीतिक दलों इस प्रकार से लोग जाते भी हैं। तो अभी उनके यहाँ से जाने का समय है। उनको एक नए अधिष्ठान पर अपने दल को खड़ा करना पड़ेगा, इसके आधार पर वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वो उनकी रियलाइजेशन भी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उनके ट्वीट देखकर आप भी कह सकते हो कि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया है कि उन्होंने काफ़ी कुछ नया सीखते समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ना है। तो ये हर एक दल के यात्रा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी दल की यात्रा में अभी ये पड़ाव है। आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगा, अभी भी जहन में आ रहा है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा पुराने धुरंधरों में से एक हैं, और ऐसे कई चेहरे हैं उनके बाद की पीढ़ी में। अनिल विज हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, आप हैं। आप सभी लोग एक ताकत बीजेपी की माने जाते हैं। उस वक्त से आपकी आइडेंटिफिकेशन है, आपकी वजह से बीजेपी की आइडेंटिफिकेशन रही है कि जब आप लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर कर लोगों को इकट्ठा किया करते थे। तो भाजपा सरकार में क्या पूरा मान सम्मान मिला है? कहीं ना कहीं कुछ लोग आहत नजर आते हैं। अभी आपने कहा कि इतनी बड़ी कमेटी का काम मुझे दिया गया है। कल से चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, कैंडिडेट फाइनल करेंगे। उसमें अनिल विज जी भी हैं, रामविलास जी भी हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी हैं। और मान सम्मान किसको कहते हैं? जो कल और परसों चुनाव कमेटी की बैठक होने वाली है उसमें ये सभी दिग्गज लोग हैं, सभी प्रमुख लोग हैं, धुरंधर लोग हैं, सब बैठेंगे, सब फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और अपने सीनियर सभी नेताओं का सम्मान करती है। ये सवाल धनखड़ साहब मेरे ध्यान में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कुछ नाम लेकर कहा था कि उन लोगों को ये लोग भूल रहे हैं और नए नए चेहरों को जो माइग्रेट होकर जा रहे हैं, जो मतलब कहा जाए कि
कांग्रेस जो है वो वहां पर जो माइग्रेट होकर गए, जो भगदड़ कर गए, उन लोगों को स्वीकार कर संजोया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस में पिछले दिनों बिखराव हुआ है और उसके कारण उनकी ये तकलीफ स्वाभाविक है। और कांग्रेस की तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, एक साथ एक मंच पे नहीं आ सकते। कोई ग्रामीण यात्रा कर रहा है तो कोई अर्बन यात्रा कर रहा है ना। अलग अलग दावे हैं, अलग अलग तरह से जो उनकी जब बैठकें होती हैं तो जिस प्रकार की रिपोर्ट अखबारों में आती है, मैं तो हाजिर नहीं होता, लेकिन मीडिया में जैसी रिपोर्टें छन छन के आती हैं, वो एक दल की अच्छी सेहत की तो नहीं है। पर अब तो वो एक रथ पर सवार होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप हो, चाहे उदय भांजी हो, वो एक रथ पर सवार होकर इकट्ठे हरियाणा में अब कूच करेंगे। तैयारी है रथ की? करेंगे, तब देखेंगे कि हाथ मिलेंगे या दिल मिलेंगे या क्या क्या होगा। वो नज़ारे पूरा हरियाणा देखेगा सब। तो वो जैसी उनकी स्थितियां, उनकी अपनी समय, मैंने उनकी समस्याओं पर बहुत बात नहीं करनी है, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं और वो मीडिया को भी मालूम है और उन लोगों को भी मालूम है। ये उनके अपने दल की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं जो एक संगठित दल में, एक अच्छे दल में, एक राष्ट्रीय दल में उस प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जींद से शुरुआत करने जा रहे हैं हरियाणा फतेह की। हाँ, उन्होंने पहले भी जींद से शुरुआत की थी, सुरवाड़े सुरजेवाला जी को लड़ाकर, और बहुत ऐसी हालत में पहुंच गई थी पार्टी जो है, मैं कहूँगा कि वो कांग्रेस के लिए बहुत दयनीय स्थिति थी। तो जींद को उन्होंने चुना है। जींद का पुराना इतिहास उनको जरूर जो है याद आएगा कि जब उन्होंने बहुत ही कहेंगे कि अपने बहुत ही प्रिय साथी को जो है जींद से उपचुनाव में उतारा था। वो रिजल्ट आपको भी ध्यान में होगा। तो कांग्रेस की किस प्रकार की स्थितियां रही हैं या हैं अलग अलग इलाके में, वो राहुल जी आएंगे तो जरूर। लेकिन लोगों को थोड़ी चिंता हो रही है कि कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से धड़ेबंदी है और जिस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे के लिए वो सब किया है, तो कांग्रेसियों में ही चिंता है। कांग्रेसियों में चिंता ये है कि राहुल इस प्रकार के टकरावों को संभाल पाएंगे। बीएसपी इनेलो के साथ गठबंधन कर रही है, आम आदमी पार्टी भी अपने पार्टनर नए ढूंढ रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन सक्रिय है हरियाणा में। क्या टिप्पणी है राजनीतिक रूप से? देखिए, मुझे तो लगता है कि वो अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे और उनकी कोई भी सीट हरियाणा में आने वाली नहीं है, क्योंकि हरियाणा ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता जो उसके हिस्से का पानी दे देता। हरियाणा में पानी टॉप प्रायोरिटी है, किसानों का प्रदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई SYL बनाइए, पानी की मात्रा पर झगड़ा मत करिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, प्रतिदिन मापा जा सकता है, जैसा होगा वैसा माप लेंगे और बांट लेंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने SYL बनाने से मना किया। इसलिए हरियाणा का मतदाता कभी भी किसी भी कीमत पर आप पार्टी को पसंद नहीं करेगा। उनकी कोई सीट आने वाली नहीं है। राज्यसभा में किरण चौधरी का जाना आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या है? देखिए, राजनीति में नई नई एंट्री होती रहती है हर दल में। वो कांग्रेस पार्टी से आई, हालांकि बंसीलाल जी के परिवार से हमारा पुराना गठबंधन भी रहा है, आई है। पार्टी का निर्णय है तो पार्टी के सब निर्णय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हर निर्णय के साथ खड़े होते हैं और ऐसे हर निर्णय को सराहते हैं कि वो पार्टी ने निर्णय किया है। नाते से वो राज्यसभा में गई हैं तो पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उसको, जिसको कहेंगे कि ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, अपने नेताओं के हर डिसीजन को वो बहुत ही आदर के साथ लेती है। हरियाणा में 4 लालों की राजनीति रही है। 3 लाल जो स्वर्गवासी हैं, उनके परिवार, उनके आगे वंशज अब बीजेपी के झंडे के नीचे हैं। हाँ, ये तो है। मैं देख रहा हूँ कि सभी लाल एक पोस्टर पर आ गए हैं। तो ये एक, मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा भी है कि हरियाणा के पहले तो 3 लाल आते थे, अब चौथे लाल भी एक पोस्टर पर आ गए हैं। तो ये अपने आप में एक राजनीतिक दृष्टि से जो राजनीति पर लिखते हैं या राजनीति को जानते और समझते हैं हरियाणा के, उनके लिए ये एक कौतूहल से लेकर और एक बदलाव तक की कहानी उसमें से जरूर है। क्योंकि अपने अपने समय में ये लाल सब अलग अलग थे, अपने अपने शिखरों पर थे, साथ भी नहीं आते थे। तो उस नाते से आज सब भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर पर साथ हैं, एक दल में साथ हैं। ये घटना अनूठी भी है और समसामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। धन्यवाद। तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़। देखिए, बहुत सहज, बहुत सरल और बिना किसी उत्तेजना के, मतलब कि कोई प्रश्न ऐसा भी हो तो उसको कैसे घुमाना है, बड़े सरलता से, सहजता से, आम आदमी की भाषा में
अपने बातों का जवाब देना इनकी खूबी है। सरस्वती मैया की कृपा इनकी जुबान पर है। उसी का परिणाम है कि ये हर बात को बड़ी सहजता से कहते हैं। कांग्रेस पर इन्होंने कटाक्ष किया है, प्रहार किया है। राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर जींद से जोड़कर इन्होंने पूरी विवेचना की है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में कैसे क्या किया जा रहा है उस सारे प्रारूप का जिक्र हमारे दर्शकों के लिए किया है। साथ ही साथ जो हरियाणा में नए गठबंधन बनाने के प्रयास नई नई पार्टियां कर रहे हैं उस पर भी इन्होंने चुटकी ली है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।